Okay. So, do anybody know what is the meaning of equivalent set? Yes, sir. Okay, बताओ बेटा क्या होता है, जल्दी से. सर इक्विवेलेंस रिलेशन कौन किया है बेटा, प्लीज ऑफ करो. So much noise in your background. क्या होता है बेटा, बोलो. इक्विवेलेंट सेट. सर जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं. तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंस. कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्डिनैलिटी क्या होता है. यस सर. क्या होता है कार्डिनैलिटी? वी जस्ट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट करो, जो भी आएगा. सपोज देयर आर 5 एलिमेंट्स इन अ सेट A एंड 5 एलिमेंट्स इन सेट B, then obviously both the set will be equivalent to each other. ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट होंगे. सेकंड इसी का टाइप होता है. ध्यान से समझना, आप धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं सब्जेक्ट में. इक्विवेलेंस के बाद आता है इक्वल सेट. वंश किसका नाम है बेटा? आपके बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज आ रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट करो. थैंक यू सर. तो इक्वल सेट क्या होता है बेटा कि इक्वल सेट में हम लोग दो कंडीशन के ऊपर देखते हैं. पहला चीज की कार्डिनैलिटी तो सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल तभी होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग इक्वल करेंगे. एंड एक और कंडीशन होता है जो होता है कि एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. अगर ये दो कंडीशन कोई भी सेट फुलफिल कर जाता है तो हम बोलेंगे कि सर ये इक्वल सेट है. ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, तुरंत जेई का क्वेश्चन देने वाला होगा. सेम एलिमेंट्स भी होने चाहिए. अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं आपको कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में फर्क क्या है. इक्विवेलेंट सेट में हम लोग सिर्फ एक कंडीशन के बारे में ध्यान देते हैं, जो होता है कार्डिनैलिटी. मींस वी जस्ट लुक एंड वी जस्ट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सपोज करो कि एक मैंने सेट बना दिया डेज ऑफ वीक का. मान लो मैंने ले लिया संडे, फिर मंडे एंड ट्यूसडे. और मैं एक और सेट डिफाइन कर रहा हूं जो नेचुरल नंबर को ले रहा है 1 2 3. ये नेचुरल नंबर को कंटेन करता है. नाउ सेट A एंड सेट B आर इक्विवेलेंस और इक्वल. कैन एनीबॉडी टेल कि सेट A और सेट B इक्विवेलेंस है कि इक्वल है? सर इक्विवेलेंट. सर ये कैसा क्यों है? इक्वल. सर क्योंकि इनमें एलिमेंट्स सेम है और number of cardinality same है. number of elements in set A is 3 and number of elements in set B is 3. See, for to be equivalent only cardinality, we will check only cardinality. अगर cardinality same है तो हम लोग बोलेंगे सर equivalent है. equivalent set उस कैटेगरी में लिया जाएगा. बट इक्वल सेट तभी होगा जब नंबर तो सेम होने ही चाहिए बट एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. तो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन था? संडे, मंडे एंड ट्यूसडे. एंड सेट बी में एलिमेंट्स कौन थे? 1 2 एंड 3. तो ऑब्वियस बात है ना, वो डेज है और ये नंबर है, दोनों सेम थोड़ी हैं. इवन कार्डिनलिटी सेम है तो इक्विवेलेंस के कैटेगरी में इसको डाल देंगे. फिर बेटा आता है सबसेट. सबसेट जानते हो आप लोग? यस सर. सबसेट एंड सुपरसेट जानते हो आप लोग? यस सर. क्या होता है बेटा बताओ? सर सबसेट होता है किसी एक सेट से कुछ एलिमेंट्स उठा के उनका एक अलग सेट बनाना. आप सेट का बता रहे हो या सबसेट का बता रहे हो? सबसेट. सबसेट क्या होता है, आपने क्या बोला? सबसेट क्या होता है बताओ. देखो डरो मत, बिंदास बताओ. इफ यू विल डू रॉन्ग ना, आई एम हियर ना, मैं बताऊंगा ना क्या है. सबसेट क्या बताया आपने? जैसे एक सेट है ना, उसके एलिमेंट अगर किसी और उस सेट में है तो उसे उसका सबसेट बोलेंगे हम. थोड़ा सा और क्लियरली आप डिफाइन करते तो और बेटर रहता बेटा. आप बोलना चाह रहे हो कि सर सपोज करो सेट ए, मैं मान के चलता हूं कि सेट ए में एलिमेंट्स जो जो कंटेन है वो है 1 2 3 एंड 4. देन ऑल द पॉसिबल सेट्स दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग द एलिमेंट ऑफ सेट ए. उसी जितने भी सेट्स पॉसिबल होंगे कि अगर हम ये बोले कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है इसमें, और 5 एलिमेंट्स को यूज करके हम जितने भी सेट्स डिफाइन कर पाएंगे. ऑब्वियसली दैट विल बी ओनली फाइनाइट, और कुछ नंबर्स ही होंगे, कुछ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉसिबल सेट्स नहीं होते. तो एक सेट मान लो मैं बी डिफाइन कर दिया जिसमें मैं कुछ एलिमेंट ही नहीं लिया.
एक मैंने सेट बी सी डिफाइन किया, मैंने, जिसका एलिमेंट्स 1 एंड 2 है। तो ऑब्वियस बात है ना कि जो सी में एलिमेंट्स है 1 एंड 2, दिस टू एलिमेंट्स आर कंटेंट इन सेट ए। तो हम बोल सकते हैं ना कि सर सी इज अ सबसेट ऑफ ए। और यहां पे कंफ्यूज मत होना आप लोग ये मत बोल देना ए इज अ सबसेट ऑफ सी, मीनिंग अलग अलग है। सी इज अ सबसेट ऑफ ए का मतलब ये हुआ एलिमेंट ऑफ सी इज कंटेन्ड इन सेट ए, एलिमेंट ऑफ सी इज कंटेन इन सेट ए। यहां पे इसका मीनिंग क्या रहेगा, एलिमेंट ऑफ सेट इज कंटेन इन सेट बी। तो ऑब्वियस बात है ना कि सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट सी में 2 एलिमेंट है, तो सेट ए का एलिमेंट सेट सी में कैसे जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। फिर एक आता है पावर सेट, पावर सेट भी जानते रहोगे, सुपर सेट भी होता है। सुपर सेट जस्ट इसका रिवर्स होता है। इफ ए इज अ, ध्यान से सुनना, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन विल से कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। अगर सीधा आप देख रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि अगर सुपर सेट लिखना है तो आप ऐसा लिख दोगे, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये हो जाएगा ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। और आप अगर लिखना चाहते हो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, देन ऐसा लिख दो आप। So these all are the prerequisite. I hope कि आप लोगों को आता रहेगा। Now coming to the important topic, that is Venn diagram. नाम तो सुना ही रहेगा वेन डायग्राम में। एक्चुअली इनका पूरा नाम है वेन यूलर डायग्राम। और वेन यूलर डायग्राम इसलिए बोला गया क्योंकि इनको जो मैथमेटिशियन थे वेन, उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस कराया था मैथ्स में। एक बात मान के चलो बेटा कि अगर आप वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो देन ऑलमोस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट 99% ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द सेट 3 यू विल बी एबल टू सॉल्व। 99%। जो भी पीछे के डेफिनेशंस थे, जो भी बेसिक डेफिनेशन थे, दोज आर रिक्वायर्ड ओनली फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, बोल सकते हो, ओनली फॉर द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है, जो चीज आती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली होता है क्या है बेटा कि एक आप ज्योमेट्रिकल फिगर लेते हो, कोई भी सेट के जो एलिमेंट्स थे, जो पीछे हमने क्या देखा कि जितने भी सेट के एलिमेंट थे, हम एक करली ब्रैकेट में उसको नोटेशन में डाला, मतलब करली ब्रैकेट यूज करके लिख पा रहे हैं हम लोग, जिसको मैंने आपको सिखाया था कि इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। कि एलिमेंट को आप लिख, सॉरी बच्चे लोग, ये डॉग थोड़ा डिस्टर्ब करते रहता है हमेशा। सो वेन डायग्राम क्या होता है कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर, मैंने आपको क्या बताया कि हम जो एलिमेंट को लिस्ट करते हैं वो करली ब्रैकेट यूज करके लिखते हैं। तो वेन डायग्राम उसी का रिप्रेजेंटेशन होता है जो हम एक ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर उसको लिखेंगे। बट जो फेमस फिगर्स हैं वो हैं एक रेक्टेंगल और एक सर्कल। एलिमेंट्स को इग्नोर कर दो, डॉट का कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। सो जो रेक्टेंगल सेट होगा, जो आप रेक्टेंगल फिगर लोगे, वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और जो सर्कल होगा वो सेट, जो सेट ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब ऑब्वियस बात है कि आप ये मत पूछना कि सर यूनिवर्सल सेट क्या होता है। आई एम होपिंग कि आपको याद होगा। किसी को याद है यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यस, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग, जिस बेस पे आप बात कर रहे हो। सपोज मैं बोला कि x इज अ नंबर, देन ऑब्वियसली इट कैन बी नेचुरल नंबर, इट कैन बी होल नंबर, इट कैन बी रियल नंबर। सो आप जो भी बोलोगे नंबर, इन टू बी मोर प्रिसाइज वी कैन से कि इफ वी टॉक अबाउट नंबर्स देन वी विल से रियल नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर सच पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट्स। If I am saying कि x belongs to natural number and x is from 1 to 5, then obviously universal set आपका natural number ही है। लेकिन सेट कौन सा होगा, ध्यान से समझो कि अगर मैं बोला कि A is a set whose element is x such that x belongs to natural number and x is from ऐसा बोल सकते हैं लेस देन इक्वल टू 10, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो यहां पे जो यूनिवर्सल सेट होगा, जिसके आप प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप बात कर रहे हैं, आप जो एलिमेंट ले रहे हैं कहां से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर से ले रहे हैं ना। तो ये जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्स होगा मीन्स आप जितने भी आप सेट लोगे, जितने भी आप एलिमेंट्स लोगे, वो नेचुरल नंबर के अंदर ही कंटेन होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल फिगर लेते हैं, रेक्टेंगुलर शेप ले लो आप, और उसके अंदर अगर आपको लिखना ही है, देखना मैं कैसे लिख रहा हूं। बस आपको करना कुछ नहीं, एक यहां पे सर्कल, उसके बाद जो जो एलिमेंट्स आएंगे सेट ए में उसको आपको सर्कल के अंदर लिखना है, और बाकी को छोड़ दो। बाकी आप बोल सकते हो कि ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि आप अगर एलिमेंट्स छोड़ दिए तो यूनिवर्सल सेट में ही जाने वाला है। तो कोई मुझे बता सकता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जल्दी से?
बोलो बेटा जल्दी। 1 2 3 1 4 to 5 9. 7 8 9 1 to 10 10, we can say 1 to 10. Yes. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। बट यूनिवर्सल सेट कौन सा हुआ आपका? यूनिवर्सल सेट तो नेचुरल नंबर है ना, तो आप लिख सकते हो कि यू आपका ये हुआ, यू आपका ये हुआ, सिंपल। तो यही होता है, हम ज्योमेट्रिकल फिगर पे बस रेक्टेंगल और सर्कल को हाईलाइट करके चलते हैं। आप लेने को ट्रायंगल भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वेन डायग्राम के बाद अब ध्यान से समझना, और हो सके तो आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन जरूर लेकर बैठो। मेरे को कोई रेफरेंस बुक नहीं चाहिए, मेरे को कोई आपका डाइजेस्ट कोई भी मेरे को बुक चाहिए नहीं, बस आप नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठो साथ में। सो फिर फर्स्ट टॉपिक इसमें आ रहा है आपका यूनियन ऑफ टू सेट्स। जानते तो रहोगे यूनियन होता क्या है। बेसिकली अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में, एक सीधा साधा लैंग्वेज में बोलूं कि यूनियन वो होता है जहां जहां पे आप एलिमेंट्स के पास पहुंच गए हो, आप जहां पे भी पहुंच गए। सपोज करो मैं बोला कि ए एंड बी, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं, कि सपोज करो ए जो है सेट है, रेड कलर आप लोगों को विजिबल है अच्छे से? yes sir Yes, sir. Yes. हाँ, अगर आई स्ट्रेट होगा तो मेरे को बोलना, आई विल चेंज द कलर। वो येलो ज्यादा विजिबल होता है। सपोज करो ए एक सेट है 1 2 3 एंड 4, बी जो सेट है वो है 3 4 5 एंड 6। सो जो ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा? ए यूनियन बी मीन्स वो एलिमेंट, मैंने आपको कल समझाया था, देखो यहाँ पे लॉजिक क्या मैंने यूज किया है, मैंने लॉजिक यूज किया है और। तो और का मतलब ही क्या होता है? और का मतलब होता है कि या तो ये या तो ये। मीन्स ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि आप या तो सेट ए के एलिमेंट लो या तो सेट बी के एलिमेंट लो। तो अगर मैं ये ए यूनियन बी लिखूं तो क्या हो जाएगा? पहले मैं सेट ए के एलिमेंट लूंगा, 1 2 3 4, सेट ए का एलिमेंट तो ले लिया। सेट बी का एलिमेंट लूंगा, सेट बी के एलिमेंट में 3 4 5 6 है, लेकिन सेट अपने एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करता है, सो 3 एंड 4 को आप दोबारा नहीं लिखोगे, आप लिख दो 5 एंड 6, बस हो गया। अब मैं अगर पूछूं कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिफाइन करोगे, कोई मुझे बता सकता है कि ए यूनियन बी को कैसे लिखेंगे रोस्टर सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर ए यूनियन बी मींस यू कैन से कि ए इज अ सेट whose element is x such that x या तो a से बिलोंग करेगा या मींस और x b से बिलोंग करेगा? लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा ये बताओ, क्या ये सही Yes. है? वेरी गुड। कि Yes. that x belong to a और x belongs to b only। अब मैंने और लगाया है, एंड नहीं लगाया है, एंड लगाते तो दोनों से बिलोंग करना चाहिए। विल कम टू दैट पॉइंट। सो जो यूनियन होता है बेसिकली, अब मैं आपको बताऊं कि अगर वेन डायग्राम के थ्रू अगर इसको समझना चाहें तो वेन डायग्राम के थ्रू आप कैसे समझोगे इसको? यहाँ पे सेट ए लिखना, यहाँ पे सेट बी लिखना, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। ये हो गया ऑब्वियस बात यूनिवर्सल सेट हमारा। जो सेट ए के एलिमेंट आएंगे ये कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। अब एक चीज बता रहा हूं, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप हमेशा याद रखना कि while solving the problem always start from the common part। और ये लाइन आने वाले प्रॉब्लम्स में बहुत यूजफुल होगा आपके, कि कभी भी अगर आप सम को करते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो सेट थ्योरी का, हमेशा स्टार्ट करो कॉमन पार्ट से। इसमें कॉमन कौन सा है? 3 एंड 4। 3 एंड 4 देख रहे हो, यहाँ पे कॉमन है 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे फिर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे। तो ये जो दोनों सर्कल के बीच में कॉमन पार्ट है, 3 और 4 को हम लोग वहां पे प्लेस करेंगे। 3 यहाँ पे आएगा एंड 4 यहाँ पे आएगा। फिर बाकी के जो भी एलिमेंट्स हैं, ये तो हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, तो बाकी के बचे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 एंड 2 ए में बच गया, 5 एंड 6 बी में बच गया, 1 2 एंड 5 एंड 6। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि while solving the problems we always start from the common part। हमेशा आपको कॉमन पार्ट से ही शुरू करना है। ये यूनियन होता है। यूनियन के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, जैसे ये हुआ, सबसे पहले होता है ए यूनियन बी। अब एक एक करके मैं प्रॉपर्टी का नाम बता रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना नहीं है, ना ही आपको लिखना है। मैंने आपको क्या बोला, जब प्रॉब्लम दूंगा तब आपको लिखना है।
एंड जो भी इंपॉर्टेंट होगा फॉर्मूला मैं मार्क कर दूंगा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसका मतलब क्या हुआ सर कि आप सेट ए और सेट बी का यूनियन लो या सेट बी उसके और ए का यूनियन लो, दोनों बात तो एक ही है। लेकिन मैंने किया क्या यहाँ पे मैथ्स के लैंग्वेज में, अगर आप ए और बी को रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से, कि जहां पे पहले ए था अब वहां पे बी आ गया, और जहां पे बी है वहां पे ए आ गया, इसका मतलब क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कि मैथ्स के लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? When you replace the one element by other and other by one element, then क्या होता है? इसको बोलते हैं कम्यूट करना। आप जानते भी रहोगे, कम्यूटेटिव लॉ के नाम से जाना जाता है कि आप 1+2 लो या 2+1 हो, आंसर तो 3 ही आना है ना। A यूनियन A इज इक्वल टू A। दिमाग से सोचो कि अगर A एक सेट है और उस सेट का यूनियन में A से ही ले रहा हूं, उसी सेट से ले रहा हूं, तो रिजल्ट में वही सेट आएगा। फिर थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला भी वही है, लेकिन थर्ड वाला नाम आप कम्यूटेटिव मत बोल देना प्लीज। थर्ड वाला में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे एलिमेंट्स को मैंने कम्यूट नहीं कराया, मैंने एलिमेंट को रिप्लेस नहीं किया, एलिमेंट्स तो सेम ही है। सेट ए सर जहां पे था, हाँ जी बोलिए। सर एसोसिएटिव लॉ। वेरी गुड बेटा, एसोसिएटिव लॉ। चलो आपने बता दिया तो मैं जल्दी ही लिख दिया। एसोसिएट करने का मतलब क्या होता है कि एक जोड़ना, एक दूसरे को कंबाइन करना। कम्यूट का मतलब होता है ट्रेवल कराना। ट्रेवल करने का मतलब जहां पे ए था वहां पे बी रख दो, जहां पे बी है वहां पे ए रख दो। बट एसोसिएट करने का मतलब होता है कि आप सारे एलिमेंट्स को जोड़ रहे हो। तो आपकी मर्जी है ना कि आप ए बी को पहले जोड़ो या बी सी को पहले जोड़ो, जोड़ तो सबको एक ही साथ रहे हो। ऑपरेशन आपका जॉब तो डन तभी होगा ना जब आप पूरा का पूरा एसोसिएट कर दोगे सेट को। तो यहाँ पे क्या किया है कि बी एंड सी को पहले इन्होंने एसोसिएट किया है, उसके बाद ए के साथ इनका यूनियन निकाला है, और राइट हैंड साइड में पहले ए एंड बी को एसोसिएट किया, उसके बाद सी के साथ यूनियन लिया उसका। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ओवरऑल ऑपरेशन तो किए तीनों सेट का यूनियन लेकर, आपका जॉब तो यही था। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? आप इस पे सोचो, क्योंकि मेरे को इस पे डाउट हो रहा है। ए यूनियन यू, यू आ जाएगा सर कैसे? सही है कि गलत? जल्दी बोलो। सर सही है, सही है। तुक्का मार रहे हो कि सच में बता रहे हो? क्योंकि मेरे को खुद ही डाउट है इस पे। कितने लोगों को डाउट है? अब मेरा सुन के डाउट नहीं आना चाहिए ना, बोलो सर आपको डाउट है तो फिर अपने को भी डाउट आएगा, ऐसा नहीं है बेटा। सोचो कि यूनियन का मतलब ये होता है कि आप सारे एलिमेंट ले रहे हो। देखो यू का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, मैंने आपको बोला ना कि कुछ भी ना हो वेन डायग्राम तुरंत बनाओ, तुरंत ही बनाओ, उससे आपका 99% प्रॉब्लम तो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं मान लूं कि सर ये जो एलिमेंट आप लिखे हो सर्कल है, इसमें सेट ए है और यहाँ पे यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब वही होता है ना कि आप जो जो एलिमेंट्स के पास पहुंच गए। मैं क्या बोल सकता हूं कि सर जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो उसी के अंदर ए कंटेन है। यू जो ए है, आप बोल सकते हो ना ए इज अ सबसेट ऑफ यू, और जब सबसेट ही हो गया तो ऑब्वियस बात है ना कि उसका यूनियन लोगे तो बड़ा वाला सेट ही आएगा। आंसर तो यू ही आना था। अब सोचना मैंने क्या बोला है। ए यूनियन फाइव, ए का यूनियन ले रहे हो फाइव के साथ, फाइव मतलब कुछ नहीं, नथिंग, ब्लैंक एकदम, तो ए ही आएगा। कॉमन सेंस ये है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देखो मैंने अभी जस्ट बताया कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज बी, बड़ा वाला सेट। ए बी के अंदर कंटेन है, ए जो सेट है आपका बी के अंदर ही आ रहा है, इसका मतलब बी बड़ा सेट है। और जब बड़े सेट के साथ छोटे सेट का यूनियन लोगे तो आंसर में बड़ा सेट ही आने वाला है। आप एग्जाम्पल खुद से लिख करके सोच सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं a इज इक्वल टू 1 2 3, एट बी लिख दूं मैं 1 2 3 4 5, सो ऑब्वियस बात है ना हियर a इज अ सबसेट ऑफ b। इक्वल तो नहीं है बट सबसेट तो है ना। इक्वल तब होता है जब प्रॉपर सबसेट उसको बोलते हैं। ये सबसेट हो गया इसका। जब आप यूनियन लोगे तो क्या हो जाएगा? यूनियन लोगे तो वही होगा, पहले ए यूनियन बी ले रहे हो तो ए के सारे एलिमेंट लिख दो 1 2 3, फिर बी के सारे एलिमेंट को लिखो, लेकिन बी में 1 2 3 ऑलरेडी आपने सेट में लिख दिया है,
सो आप लिखोगे 4 and 5 और एट दैट रिजल्ट में क्या मिला, मिल रहा है। माई कौन है? मोहित, व्हाई आर यू डूइंग लाइक? क्यों ऐसा कर रहे हो आप? मोहित, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ना, इग्नोर करो। मैं ही म्यूट कर देता हूँ उसको। चलो ठीक है, आई होप कि आप यूनियन समझ गए रहोगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ऑब्वियस बात है कि लॉजिक मैंने यहाँ पे एंड यूज किया है, जहां पे कल आप लोगों ने गलती किया था। तो एंड का मतलब होता है कि दोनों में ही हो। जैसे क्वेश्चन में आपका ऑप्शन 4 तब बोले थे जब एंड लगा करके, और 2x = 8 मैंने किया था कल के क्वेश्चन में। सो अगर मैं इसका वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन बताऊं, तो ये रहा आपका रेक्टेंगल, ये रहा आपका सेट ए, ये आपका सेट ए, एंड यहीं पे मैं मान लेता हूं सेट बी। सो यहाँ पे इंटरसेक्शन कौन सा होगा? कोई मुझे बताएगा इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा होने वाला है? हाँ जी सर, जो कॉमन सर होगा। ये कॉमन होगा। जो यहाँ पे कॉमन है सर, आप बोल सकते हो कि ये जो पार्ट है, ये आपका इंटरसेक्शन पार्ट है। वेरी गुड, बेसिक तो आप लोगों का क्लियर है। ए इंटरसेक्शन बी, मैं ये बोल सकता हूँ। एग्जाम्पल आप खुद से क्रिएट करके देख सकते हो। प्रॉपर्टीज कुछ सिमिलर टू यूनियन प्रॉपर्टीज, क्या आप ए इंटरसेक्शन बी लो या बी इंटरसेक्शन ए लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन आप बोल सकते हो कौन सा प्रॉपर्टीज इसको बोलेंगे? कम्यूटेटिव। वेरी सर गुड। कम्यूटेटिव। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, इसको आइडेंटिटी लॉ बोला जाता है, इसको एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है। ये कोई लॉ नहीं होता है, और ये भी कॉमन सेंस का बात है, आप खुद से सोच सकते हो। नाउ एट द एंड ऑफ लेक्चर आई विल गिव यू टाइम, और अदरवाइज आई विल अपलोड दिस ऑल द स्लाइड्स ऑन योर ड्राइव। सबके पास तो होगा ही लिंक, कहाँ से नोट्स मिलते हैं, हाँ कि ना? तुम लोग बोलते नहीं होगा? ऐसा नहीं मम्मी ने कसम दे दिया आप लोगों को कि बेटा बोलना नहीं है, शाम के टाइम मौन रहना है? अखिल बोल रहे हैं नो सर। बेटा आपको मालूम नहीं है आपके नोट्स कहाँ पे अपलोड होते हैं? नो सर। Okay, don't worry. I'll give you 5 minutes. I'll give you at the end of lecture. I will give you 5 minutes to just take the screenshot of all the slides. Now coming to the next part. Question है कि proof A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. Obvious बात है, पहला वाला आप खुद से करोगे, सेकंड वाला मैं जा रहा हूं करने के लिए। अब ध्यान से सुनना। वेन डायग्राम, मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको वेन डायग्राम पूरा अच्छे से समझा दूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है। मैं बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, आपको ए पार्ट खुद से सॉल्व करना है। ए डू इट योरसेल्फ, DIY जहां पे लिखूंगा आप डू इट योरसेल्फ समझने का, और बी मैं खुद से सॉल्व कर रहा हूं। पहले आप ध्यान से देख लो कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब आ रहा है असली मजा। अब देखते रहना, मैं सबसे पहले LHS को सॉल्व कर रहा हूं। बेसिकली यहाँ पे 3 सेट हैं, कौन कौन से? सेट ए एंड सेट बी एंड सेट सी। तो मैं तीनों सेट को बनाने के लिए, क्या यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड छोड़ा हूं? मैं नहीं छोड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लेते हैं सर्कल, 3 सेट है तो 3 सर्कल बनाएंगे। और क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर आप चाहो तो सर्कल यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, और यहाँ पे भी बना सकते हो। तो जो ऐसा करेगा उसके कान के नीचे 1 बजाएंगे हम लोग, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ए और बी इन सब का इंटरसेक्शन भी लिया गया है। तो अगर इंटरसेक्शन लिया गया है तो तीनों ही सर्कल में कॉमन पार्ट आपको दिखाना पड़ेगा एनी हाउ। तो तीनों पार्ट दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो तीनों में ही कॉमन है। आई होप सबको विजिबल होगा अभी। अब मैं एक एक करके प्लॉट करूंगा, एक एक करके हाईलाइट करूंगा, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले यहां पे ध्यान दो, बी यूनियन सी लिखा है। आप सेट ए का जो सर्कल है, मैं नेमिंग कर दे रहा हूं, ये सेट ए है यहाँ पे, हाँ ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया एंड सेट सी हो गया। अब अगेन हाईलाइट जिसको करूंगा उसी को ध्यान देना है आप। मैं बात कर रहा हूं बी यूनियन सी को, तो ए को भूल जाओ। जो ए वाला सर्कल है ना, ये वाला, इसको भूल जाओ, इग्नोर करो।
समझो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बी यूनियन सी का मतलब ये होगा कि सर बी यूनियन सी में वो सारे एलिमेंट आपको लेने हैं जो बी और सी दोनों में हो। तो बी में तो पूरा हो ही गया। अब ध्यान से समझो मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूं। बी का यहां से मैंने शुरू किया, ये हो गया आपका बी पूरा, ये पूरा हो गया है। और क्योंकि सी के साथ भी यूनियन लेना है तो सी वाला ये भी तो हो गया, बी यूनियन सी, ये पूरा आपका ये हो गया। अब ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो आपको लग रहा है कि सर इंटरसेक्शन आप जो लोगे वो वैसा होगा जो बी यूनियन सी में कॉमन होगा। तो ओवरऑल बी यूनियन सी तो पूरा ही हो गया, लेकिन इंटरसेक्शन लोगे तो आप कॉमन पार्ट को ही लोगे ना। तो ये तो यही आने वाला है सर, क्योंकि ए के साथ कॉमन रीजन सिर्फ यही है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं सब लोग? यस सर। यस सर। तो कॉमन पार्ट तो यही हो गया। मैं एलएचएस को सॉल्व करें, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस, ये हाईलाइट ही करते रहा हूं मैं कि कॉमन पार्ट यही होने वाला है, ओवरऑल यही होगा। मैं जितने भी क्वेश्चन को दूंगा ट्राई करना वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना है आपको, यही ट्राई करना है सबको। डोंट यूज योर 2 पेज एंड 3 पेज, नेवर। सेट 3 अलाउड ही नहीं करता अपने को ऐसा। नाउ कमिंग टू द आरएचएस पार्ट, यहां पे अगेन 3 सर्कल लेते हैं, 3 सर्कल लेंगे और देखो आरएचएस में भी शायद इंटरसेक्शन है, ए का बी के साथ भी इंटरसेक्शन। देखो मैं जो सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो, सर्कल यूं ही नहीं बनाना है, आपके मन में जो मर्जी आए और जहां मर्जी आए आपने यू एक रेक्टेंगल बनाया और सर्कल को ड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं है बेटा। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ भी है एंड ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी है। तो मुझे तीनों सर्कल को ऐसा बनाना पड़ेगा कि ए बी के साथ भी इंटरेक्ट करेगा और ए सी के साथ भी इंटरेक्ट करे। तो यहां पे मैंने सर्कल ड्रॉ करना शुरू किया, ए बी और यहां पे मान लो सी। अगेन हाईलाइट करते हैं, एक एक करके समझेंगे। पहले ए इंटरसेक्शन बी को हाईलाइट करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। मैं कलर यूज करता हूं ग्रीन इसके लिए। मैं इस पार्ट के लिए कलर यूज कर रहा हूं ग्रीन। सो सेट ए ये था, सेट बी ये था, सेट सी ये था। और मुझे ए और बी में कॉमन पार्ट ढूंढने हैं, तो सी को इग्नोर कर दो ना, सी को सर्कल को ही हटा दो। तो क्या यही आएगा बेटा? यस। वेरी गुड। अभी ये वाला पार्ट मत ले लेना, ये कुछ मतलब नहीं है, वो सी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। फिर ए इंटरसेक्शन सी लेना है। अगर ए इंटरसेक्शन सी लेना है, मैं इसके लिए ये वाला पेन यूज कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन सी। क्या ये वाला पार्ट आएगा यहां से यहां तक? यस। अब इनका लेना क्या है? यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब आपने जहां जहां पे पेन चला दिया वो सारे यूनियन के पार्ट हैं। तो ओवरऑल मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मुझे इनका यूनियन लेना है, अगर मैं इस पूरे का यूनियन लूं, इस पूरे का यूनियन लूं, तो क्या हो जाएगा बेटा? जहां जहां पे पेन चलाया वही होगा। तो आप देख पा रहे हो कि सर पेन तो ये पूरा ही चलाया है आपने, तो अगर पेन पूरा चलाया है तो यूनियन में ये पूरे ही आने वाले हैं। ये हो गया। आपको लग रहा है सर वेन डायग्राम से फिगर तो दोनों का दोनों सिमिलर ही आ रहा है, दोनों सेम पार्ट ही कवर कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है ना Yes. सर इससे कि ये और ये सेम है। नाउ दिस वन इज डू इट योरसेल्फ, खुद से करना है आपको। आई होप आप लोगों को ये चमका है। यस सर। बेटा Yes, sir. सबको चमका कि नहीं ये बता? यस सर। नाउ डिफरेंस ऑफ सेट, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला सेट होता है। डिफरेंस का मतलब यही होता है ए माइनस बी, आप ए में से बी को माइनस कर रहे हो। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सेट ए के एलिमेंट को निकालना है कि सेट बी के एलिमेंट को निकालना है। तो मैं यहाँ पे प्रिसाइजली लिख दे रहा हूं कि मुझे वही एलिमेंट्स निकालने होते हैं जिसके आगे माइनस का साइन होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि रिमूव द एलिमेंट ऑफ सेट which has minus sign, which has minus sign। अब चलो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको कि सपोज करो ए एक सेट दिया है 1 2 3
एंड बी एक सेट दिया है 2 3 4, देन ए माइनस बी क्या होगा, कोई बता सकता है बेटा? Definition is remove for any two sets A, B, A minus B consist of all the elements which are present in set A but not in B. आप सेट A में से B के एलिमेंट को निकाल दे रहे हो, तो पहले आप ध्यान से देखोगे किसको, आपका फोकस किस पे होना चाहिए? सेट A पे। सेट A है कौन? सेट A है 1 2 3। चलो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि सर सेट A है 1 2 3। Now, according to the definition, we have to eliminate the element of set B because B has a minus sign. B के पास अगर माइनस साइन है तो मुझे B के एलिमेंट को सर निकालना। मेरे पास स्क्रीन विजिबल नहीं है बेटा मैं तो विजिबल है बेटा, सबको दिखाई दे रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ऐसा sir. ही ना हो कि मैं पूरा रामायण बोल दूं और आप लोग बोलो राम कौन थे सर, मजा नहीं आएगा। अभी अभी इनविजिबल हुई। अभी भी इनविजिबल है यस सर। बेटा, ट्राई करो वापस रीजन करो, बिकॉज मेरे एंड से तो बढ़िया है। सर मैं लीव करके ज्वाइन करता हूँ। यस प्लीज बेटा। ओके सो मैं आपको बता रहा था कि वी हैव टू एलिमिनेट द एलिमेंट विच आर इन सेट ए एंड सेट बी में। सेट बी के कौन से एलिमेंट हैं जो सेट ए में प्रेजेंट हैं? ऑब्वियस बात है ना सर, 2 और 3 तो हैं जो दोनों में ही है, तो एलिमिनेट कर दो ना, हटा दो सर। चलो मैं हटा दिया, हटाऊंगा तो क्या मिलेगा? सॉरी, इसको हटा दो। ये जो हटा दिए आपका a माइनस बी है। मन तो कर रहा है कि मैं आपको टास्क दे दूं कि आप इसका वेन डायग्राम भी बनाना, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वेन डायग्राम बना के लाना। बना सकते हो आप लोग खुद से? यस सर। Yes, sir. कैसे बनाओगे इसका वेन डायग्राम? 2 सेट है। अब अगेन बात आती है कि सर मुझे सर्कल किस टाइप से ड्रॉ करना है, तो बात बेटा डेफिनेशन ही बता रहा है कि आपको सेट ए और सेट बी में से माइनस करना है। तो ऑब्वियस बात है माइनस तभी करोगे कुछ कॉमन होगा, कॉमन होगा तो मुझे सेट सर्कल को कुछ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा कि सर्कल इंटरैक्ट करे, इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को। तो ये अगर सेट ए है और ये अगर सेट बी है, तो कोई मुझे बता सकता है कि मैं लिख रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि इस रीजन को मैंने दिया 1, इस रीजन को दिया मैंने नाम 2 और इस रीजन को दिया मैंने नाम 3। ए माइनस बी कौन कौन से रीजन में कौन कौन से रीजन होगा बताओ? Sir, 2. 2। ओके, एनीवन एल्स? लवकर सांगा रे, कौन कौन सा होगा? 2 and 3। 2 and 3। ओके बेटा, डेफिनेशन इज कि वी हैव टू एलिमिनेट द एलिमेंट ऑफ सेट बी व्हिच आर प्रेजेंट इन सेट ए। मुझे सेट बी के वो सारे एलिमेंट्स हटाने हैं जो ए में प्रेजेंट हैं, Sir, तो वो और 2 में तब है जो ना? ए बच जाएगा वो हमारा सेट होगा। ए में से बी को माइनस कर रहे हो ना, ए माइनस बी है ना, तो आप ए में से बी को माइनस कर रहे हो। मैंने क्या बोला? रिमूव द एलिमेंट ऑफ सेट व्हिच हैज माइनस साइन। तो आप किसके एलिमेंट को माइनस करोगे? बी के एलिमेंट को माइनस कर दो ए से। तो वो कौन सा एलिमेंट है बी का जो ए में प्रेजेंट है? ऑब्वियस बात है कि सर आपने तो यही किया रहेगा, ये कॉमन रीजन से जो दिखाया है यहाँ पे यही तो दोनों में प्रेजेंट है। ये जो कॉमन रीजन आप देख रहे हो इसका मतलब क्या है कि सर जो रीजन 2 के एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में भी है सेट बी में भी है। मुझे कौन सा चाहिए कि जो सिर्फ ए में है? इसको और प्रिसाइजली बोला जाए तो आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट विच आर इन सेट ओनली ए, जो सिर्फ ए में है। अब मैं ओनली ए बोल दिया तो इस पे भी ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में आपका लैंग्वेज ऐसा यूज किया जाए। ओनली ए का मतलब क्या होता है? आप बोल सकते हो ना ओनली ए, सिर्फ ए में ही प्रेजेंट है बाकी बी में है ही नहीं। अब ये जो रीजन 2 के एलिमेंट्स है वो तो सेट बी में भी है ना, तो वो सारे एलिमेंट को निकालने पड़ेंगे। वापस मैं समझा रहा हूं, देखो क्या लिखा, प्रेजेंट इन सेट ए बट नॉट इन बी। आप ए में से बी को माइनस कर रहे हो, इसका मतलब आप बी के वो सारे एलिमेंट को निकाल रहे हो, सारे एलिमेंट को एलिमिनेट कर रहे हो जो ए में था। तो ए में कौन से थे? ये सारे एलिमेंट थे, और मुझे ए माइनस बी चाहिए, तो ये हो जाएगा ये पूरा का पूरा रीजन। ये हो गया आपका ए माइनस बी। अब कोई मुझे बता सकता है कि
ट्राई करते हैं ना, इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो कोई बताएगा स्टेप क्या क्या होना चाहिए सर? सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना है और ए माइनस करना है। तो अब इस बात है सर, बात हो रही है 3 सेट्स की, तो हम 3 सेट्स ऐसे बनाएंगे, 3 सर्कल ऐसे बनाएंगे जो आपस में इंटरेक्ट करें या इंटरसेक्ट करें, ऐसा बोल सकते हो आप। आप चाहो तो सर्कल छोड़ के जो मर्जी फिगर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो फेमस है मैं उसी को प्रेफरेंस दे रहा हूं। ये हो गया, 3 सर्कल हो गए। नेमिंग कर दें इसका, सेट ए, सेट बी, सेट सी। बी इंटरसेक्शन सी, ध्यान से देखते रहना मैं कौन कौन से रीजन को हाईलाइट कर रहा हूं। बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब ये हुआ कि सर मुझे बी और सी के कॉमन एलिमेंट को देखना है और एक को इग्नोर करना है। तो बी और सी में जो कॉमन रीजन है सिर्फ यही है, ये हो गए बी इंटरसेक्शन सी वाले एलिमेंट। अब ए में से उसको माइनस कर देना है, मतलब ये जो कॉमन रीजन है, अगर ये कॉमन रीजन ए में प्रेजेंट है तो उसको एलिमिनेट कर दो, और एलिमिनेट करने के बाद जो बचा वो हमारा आंसर होगा। तो क्या ये सर्कल ए में ये कॉमन रीजन का थोड़ा सा भी पार्ट है? हाँ सर है ना। कहां पे बेटा? यहां पे देखो, ये जो छोटू सा देख रहे हो ये वाला, ये एक ऐसा पार्ट है जो ए में है और मुझे इसको एलिमिनेट करना है। माइनस का मतलब इसको निकाल दो, तो बाकी के बचे जितने हुए वही तो हुआ आपका आंसर। सो आई विल से कि बेटा ये जो पूरा होगा फॉर द होल एलएचएस, माइनस करने के बाद जो पूरा का पूरा बच जाएगा वो कुछ आपका यही रहेगा। बोलो नहीं चमका अभी भी, यही होगा ना। आप ए Yes, sir. में Yes, sir. बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट निकाल रहे हो, तो बी इंटरसेक्शन सी वाला जो पार्ट ए में था वो तो यही छोटू सा रेड वाला पार्ट था, उसको मैंने हटा दिया, और हटाने के बाद जो बचा वही तो मैंने लिखा है। तो एलएचएस तो हो गया। अब आरएचएस सॉल्व करते हैं। क्या आप लोग खुद से ट्राई करोगे? कितना टाइम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड बी ऑनेस्ट ना, दिस इज अ वर्चुअल क्लास, सो व्हाटएवर यू विल से आई विल जस्ट एज्यूम कि आप सही बोले हो। डू इट इन 1 मिनट प्लीज। एवरीवन विल डू। ऐसा नहीं है कि एक दो जन करके छोड़ देना। मैथ्स इज समथिंग दैट allow you to make your hand dirty. जब तक आप अपने हाथ गंदे नहीं करोगे तब तक मैथ्स नहीं आएगा। सो ट्राई डोंट क्राई। ए हो गया ये वाला, बी एंड सी। डन। मैं आरएचएस पार्ट को बोलूंगा, एलएचएस को वापस मत लिखना, छापना नहीं है आपको। ए माइनस बी कौन सा होगा? वो सारे एलिमेंट बी का जो ए में है निकाल दो। तो ए तो पूरा ये सर्कल था, इसमें से बी वाले को एलिमिनेट करना है, तो कुछ यही आएगा ना। इसके लिए मैं ये यूज कर रहा हूं, डॉटेड लाइन। फिर ए माइनस सी, सी के वो सारे एलिमेंट निकालना है जो ए में है। तो ए में ये थे और ए माइनस सी चाहिए, तो सी के एलिमेंट निकाल दो जो ए में है। कौन कौन से एलिमेंट्स ए में है? ये कॉमन पार्ट, तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा वो कुछ यूं आएगा। अब बात हो रही है यूनियन की, और यूनियन का मतलब होता है कि वो हर जगह जहां पे आपने पेन चला दिया वो यूनियन होता है, क्योंकि बीच में यूनियन ले रहा है। देखो ध्यान से, अगर बीच में यूनियन लिया तो मुझे वो सारा पार्ट कवर करना पड़ेगा जहां जहां पे आपने पेन चलाया है। तो ऑब्वियस बात है ना सर, ये पूरे के पूरे जो
फेस आ रहे हैं, जो पूरे के पूरे पेंटिंग एरिया आ रहा है, वही तो है आपका ए यूनियन समथिंग। यही तो है आपका। क्या सभी लोगों ने सेम आंसर लिया इसी के जैसा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आंसर एग्जैक्ट है। इसका मतलब कि Yes. आप वेन डायग्राम थोड़ा सा समझ। वेरी Yes, sir. गुड सिंह। बाकी सब सो रहे हो क्या? नेवर स्लीप ना, लेक्चर में सोने का नहीं, मतलब नहीं होगा ना फिर अच्छे से। चलो पेज नंबर 11 पे आते हैं। आई होप ये आपको समझ गया ना पूरा। Yes, sir. Every question will solve by using Venn diagram, only Venn diagram. इवन मैं आपको बता दूं कि इफ आई विल मेक अ नोट्स ऑफ सेट थ्योरी ना, अगर मैं नोट्स बनाऊं सेट चैप्टर का, तो विद इन 3 to 4 पेजेस आई विल कंप्लीट होल द थिंग्स जस्ट बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जो मैं वेन डायग्राम के थ्रू बना ना दूं, और आप भी ना बना दो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा उसमें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझते हो? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इसके बदले में आपको ये दिया जा रहा है। जैसे आप दुकान पे जाते हो तो बोलते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, आप इसके बदले में ये ले सकते हो। आप एक दवा लेते हो, तो अगर वो दवा पे जो भी होते हैं, जो भी यूज किए रहते हैं कंटेंट, उसका सेम कॉम्प्लीमेंट कोई दूसरा दवा दे देते हैं मेडिकल वाले। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, उल्टा ही देखना है आपको। मैं बोला ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए सेट को मत देखो, बाकी सबको देखो। अगर मैं बोला बी कॉम्प्लीमेंट, तो सेट बी को इग्नोर कर दो, बाकी सबको देखो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ सर कि आप बोल रहे हो कि अगर आपका यूनिवर्सल सेट ऐसा है, और यूनिवर्सल सेट में मान लेता हूं कि मेरा सेट ए ऐसा है, और सेट ए मैंने बोला कि ए कॉम्प्लीमेंट आपको देखने हैं, तो अगर सेट ए ये है, तो मैं इसको छोड़ के वो सारा एरिया देखूंगा जो सेट ए में नहीं है। हाँ जी, वही मेरा भी मतलब वही है कि आपको मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट देखना है, तो आप ए कॉम्प्लीमेंट देखा, तो ए को हटा ही दो, आपको ए को देखना ही नहीं है। तो ए को हटाने के बाद जो एरिया बचेगा वो कुछ यही होगा ना, ये सारे एरिया जो आएंगे, ये क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट ही तो है। सारे एरिया ए को छोड़ दो, बाकी उसके बाद जितने भी एरिया बच गए, जितने भी रीजन्स बच गए, सब ए कॉम्प्लीमेंट ही है। बस यही है ए कॉम्प्लीमेंट। ए प्रॉपर्टीज बेटा याद रखना है। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट वेस्ट टाइम ऑन दिस। प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको याद भी कराने का एक सिंपल सा टेक्निक बताता हूं कि डी मॉर्गन्स लॉ बोलता क्या है एक्चुअली में। डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब होता है कि जो भी अंदर का कंजंक्शन आपने यूज किया है उसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। कि अगर मैं आपसे पूछा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो आप ए कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट किसको मिलेगा? ए को। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट किसको मिलेगा? बी को। जो पहले है उसको पहले कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा, जो बाद में है उसको बाद में कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा, और जो अंदर वाला है उसको भी कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा। तो अगर ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट, बी है बी का कॉम्प्लीमेंट, और अगर इंटरसेक्शन है तो आप यूनियन लिखोगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, के बीच में अगर यूनियन का साइन है तो आप इंटरसेक्शन का साइन डालोगे। नाउ फर्स्ट आई विल प्रूफ, सेकंड यू हैव टू प्रूफ। मैं एक प्रूफ कर देता हूं, बाकी आपको प्रूफ कर रहे हैं। अगेन बाय यूजिंग वेन डायग्राम। मैं एलएचएस पार्ट ले रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे ट्राई कर रहा हूं आरएचएस पार्ट सॉल्व करने को। अगेन दो सेट है, उनका यूनियन लेना है। यूनियन लेने का मतलब कि सर ऑब्वियस बात है कि इन दोनों में कुछ तो एलिमेंट्स होंगे जो एक दूसरे में कंटेन होंगे। डिसजॉइंट सेट मत बनाना, डिसजॉइंट सेट बताऊंगा क्या होता है। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है दोनों ही अलग अलग सेट है, कुछ इंटरसेक्शन पार्ट है ही नहीं उसमें। चलो तो शुरू करते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा? मैं चेक करूंगा कि सर ए यूनियन बी कौन है। तो ए तो पूरा सर्कल ये हुआ, बी पूरा सर्कल ये हुआ। तो अगर मैं ए यूनियन बी का बात करूं तो ये पूरा ही रीजन आएगा, ये पूरा।
ए यूनियन बी का मतलब यही होता है ना कि जहां जहां आपने पेन चला दिया, तो आपने ए पे चलाया, बी पे चलाया, फिर उनके बीच में भी चला दिया, तो यही होगा ना। तो ए यूनियन बी यही होगा आपका। अब इसका कॉम्प्लीमेंट देखना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ ही करके दिखा देता हूं ना कि अगर ये ऐसा है तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ये पूरा रीजन आप लोग ले रहे हो, पूरा ही रीजन आपने लिया। और अगर मैं इसका बोलूं कॉम्प्लीमेंट देखना है, कॉम्प्लीमेंट देखने का मतलब कि इस रीजन को इग्नोर करने के बाद जितने रीजन आपके पास बच गए वो आपके कॉम्प्लीमेंट है इसके। तो कौन सा रीजन बच गया? ऑब्वियस बात है सर, यही तो बचे हैं इधर, ये जो सारे रीजन बचे हैं इधर वही आपका कॉम्प्लीमेंट है। मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं, ये रहा, ये पूरा का पूरा जो भी रीजन इधर बच गया वही तो है आपका कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा। अब ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यही होगा। अगर ये सेट ए है पहले वाला, बाद वाला सेट बी है, तो मैं सेट ए को इग्नोर करने के बाद जितने भी रीजन्स बच जाएंगे वो मेरा क्या होगा? सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप इस सेट ए को इग्नोर कर दो पूरा का पूरा, तो बाकी के रीजन्स यही बच रहे हैं अपने पास। देखो जब एक सेट के बारे में बात कर रहे हो तो एक ही फिगर के बारे में सोचो, दूसरा फिगर सोचोगे तो गलती हो जाएगा। मैं बी के सर्कल को ध्यान ही नहीं दे रहा हूं क्या लिखा है उधर, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि मेरे पास एक ही सर्कल है ए। बी मैं सोच ही नहीं रहा हूं, बी के अंदर लाइन आ रहा है आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर है बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट है तो मैं क्या सोचूंगा कि सर बी कॉम्प्लीमेंट आप खोज रहे हो, तो मैं मान लूंगा कि ए का सर्कल ही नहीं है। तो बी के सर्कल को छोड़ के जो भी रीजन्स बच गए वो मेरे बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो क्या यही रीजन आने वाला है सर? मैं ए सर्कल को भूल गया अभी, आपको भी यही करना है। जिस सेट के बारे में बात किया जाए वही सेट के बारे में सोचो, यही आएंगे। अब इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, बेटा बताओगे इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है? कॉमन पार्ट, जहां पे ब्लू और पिंक लाइन है मिल रही है, जहां पे ब्लू भी लाइन है और पिंक भी लाइन है। अब ध्यान से देखोगे तो वो सारा रीजन में हाईलाइट कर रहा हूं जहां पे ब्लू लाइन और पिंक लाइन दोनों है। ये देख पा रहे हो, ये यहाँ पे ये रीजन जो है ब्लू लाइन पिंक लाइन दोनों है, ये सारे रीजन्स। बीच में मैं नहीं लेके जा रहा हूं क्योंकि आप देखो या तो पिंक लाइन ही है या तो ब्लू लाइन ही है या तो दोनों में से कोई नहीं है। आप देख सकते हो कुछ है ही नहीं। तो आपको लगा कि सर ये तो सेम चीज आ रहा है, आप ये देखो, ये देखो या ये देखो, दोनों तो सेम ही है। एलजेस और आरएस दोनों तो सेम ही आ रहे हैं। मैं बोल सकता हूं कि सर ये स्टेटमेंट जो डी मॉर्गन्स ने दिया है ये ट्रू है। नाउ सेकंड यू हैव टू सॉल्व, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं बेटा कि इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे बी, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा बी कॉम्प्लीमेंट जो नीचे लिखा है, लेकिन आप समझ सकते हो थोड़ा सा इधर हो गया स्लाइड। ये आपको खुद से करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। आप गलती से 1 2 3 लेकर मत समझना, फिर मतलब नहीं है उसको लेकर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को एक ट्रायंगल के नोटेशन से यूज किया जाता है, या एक सवाल पूछूंगा इस पे अभी। ए ट्रायंगल बी का मतलब होता है कि ए बी का सिमेट्रिक डिफरेंस ले रहे हो आप। सिमेट्रिक डिफरेंस देखो कितना बड़ा सा लिखा है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। चलो मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूं, जरा इसका वेन डायग्राम से फिगर बनाओ, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करो इस पूरे नोटेशन को। ये जो भी यहाँ पे दिया है इसको आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। चलो स्टार्ट हो जाओ। इधर देखना नहीं है ना आपको स्क्रीन पे, यूज योर स्किल ओनली। किसी को चीटिंग नहीं करना है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सभी लोग पेन पेपर तो लेके बैठे हो, कैसे ही बैठ गए हो अपने मर्जी से।
ए बी। मेरी आवाज जा रही है? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. शौक मत Yes, करो, sir. आवाज ही नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ क्या हो गया। ए बी दो सेट है, मैंने सर्कल भी बना दिया, आधा काम तो कर दिया, बाकी का आधा आप कर लो। ए माइनस बी पूछ रहा है, कोई स्क्रीन पे देखेगा नहीं। डन सर, वेरी गुड अखिल। इवन जिस बच्चे ने पीछे वाला स्लाइड समझा रहेगा उसको ये बिंदास आएगा, क्योंकि उसी का थोड़ा सा तो हिंट है इसमें, थोड़ा सा एक्सपांशन है। तो अगर आप ये समझ गए रहोगे पिछला वाला स्लाइड, तो ये तो चिंदी है आपके लिए। इट इज वेरी इजी। सॉरी, आई एम नॉट टेकिंग ए माइनस बी। व्हाट आई डिड ऑल रॉन्ग। Yes, sir. I'm drawing a minus b now, so only these elements will come. And for b minus a, Sir, reason of B. yes, only region of b. Don't say region of b, only region of b, which are not in a. यही अब इनका यूनियन लेना है। यूनियन लेने का मतलब क्या होता है कि जहां जहां पे पेन चल गया, जहां जहां पे एरिया आपने कवर किया, वो सारा आपका यूनियन का पार्ट होता है। तो इवन मेरा येलो वाला भी रीजन वही होगा, रेड वाला भी रीजन वही होगा। तो पूरा का पूरा सिमेट्रिक डिफरेंस का फिगर यही होने वाला है सर, कि आप a माइनस बी फाइंड करो, b माइनस ए फाइंड करो, और जो रीजन मिलेगा वही आपका आंसर होगा। क्या सेम फिगर आया था सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ये तुम लोग तो बेसिक आता है रे, मेरे को सवाल ही कराना चाहिए था ना डायरेक्ट। पक्का आता है ना तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर ना, फंक्शन जब मैं शुरू करूंगा तो आप लोग बोलोगे तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करूंगा। मींस आई विल स्टार्ट फ्रॉम द जे लेवल ओनली, आई विल नॉट कवर द ओनली बेसिक थिंग्स। No, sir. ऐसा चलेगा आपको कि नहीं? No, sir. No, sir. No, No, मतलब sir. मेरे को बेसिक बताना पड़ेगा, ऐसा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes. नो प्रॉब्लम, इशू ही नहीं है मेरे को। ठीक है, एनी हाउ ये तो समझ गया। नाउ Yes, sir. कमिंग टू द Yes, sir. क्वेश्चन, कैन यू डू दिस बाय योरसेल्फ ओनली? Yes, sir. क्या Yes, ये sir. वही है Yes, जो हमने किया है अभी? Yes, sir. थोड़ा सा उसका एक्सपांशन है। तो एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड मैं लिख दे रहा हूं, डू इट योरसेल्फ। चलेगा? होमवर्क करते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। yes, sir. Yes, sir. जो बच्चा होमवर्क करता है उसको रिवीजन का बहुत ही कम जरूरत होता है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। नहीं, डोंट टेक, आई विल जस्ट गिव यू द 5 minutes to take all the screenshot of slides. Now this is a node you have to remember. In and 3 to 4 question I will give you on this basis only. Just write these 2 notes on your notebook fast. जल्दी से लिखो अपने कि a number of a union b, actually n लिखने का मतलब होता है number of elements. I am talking about the number of a union b elements, number of elements which are in a or which are in b. Now this is something n of a plus n of b minus n of a intersection b. I will prove only one of this and second you have to solve. मैं कौन सा प्रूफ करूं ये बताओ? ऑब्वियसली कितने जन चिल्लाएंगे ना ऐसे कि सर सेकंड वाला सॉल्व करो आप, हाँ कि ना? फर्स्ट वन की सेकंड वन, मैं कौन सा प्रूफ करूं? Second. Second one. इजी टास्क खुद को नहीं लेने का, सर को ही देने का। वेरी गुड, चलो मैं ही सॉल्व करता हूँ इसको। मैं सोचा था आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा, लेकिन आप लोगों ने माना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आई विल सॉल्व। ये कैसा स्लाइड है? हाँ ठीक है, कोई फॉर्मूला बोलेगा मत ही बोलो, देखकर ही बोलोगे ना एटलीस्ट।
चलो मैं लिख देता हूं कि n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, सॉरी, C is equal to number of A, number of elements in A plus number of elements in B plus number of element in C is equal to, sorry, minus number of A intersection B. अरे बाबा, minus number of B intersection C it is very difficult. Minus number of C intersection A plus number of A intersection B intersection C. क्या यही है फॉर्मूला? यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्लस का साइन यूज होता है, बहुत लोग माइनस 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 लिखने के फॉर्म में माइनस लिख देते हैं लास्ट में भी, तो आपको ऐसा करना नहीं। अगेन वेन डायग्राम ही रहेगा अपने हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक ही तो डायग्राम है जिसका नाम है वेन डायग्राम। आप इसको भगवान मान सकते हो सेट थ्योरी में। चलो शुरू करते हैं फिर। मैंने आपको एक लाइन बोला था कि whenever you solve the problem from set theory, always start from the common part. आपको हमेशा कॉमन पार्ट से ही लेना है। तो सबसे पहला जो कॉमन पार्ट होगा, ऑब्वियस बात, मैं वो पार्ट को लूंगा जो तीनों में ही कॉमन हो। तो क्या यही वो फिगर है जो तीनों में ही कॉमन है? मैं इसको x1 मानता हूं। फिर उसके बाद जो कॉमन है दो में, उसको मैं और नंबरिंग दे रहा हूं, x2 मान लो, यहाँ पे x3 मान लो, इसको x4 मान लो, इसको x5 मान लो, x6 मान लो, x7 मान लो। अब मैं एक एक करके पूछ रहा हूं, आप लोग जवाब देना। मेरे से पूछ रहा है नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C, नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C। आंसर क्या आएगा बेटा? नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C का मतलब होगा कि वो सारे रीजन जो आपने कवर किया है, यही तो कब से बोल रहा हूं मैं कि वो सारा रीजन हमको लेना पड़ेगा जहां पे आपने पेन चला दिया, जहां पे आपने कवर कर लिया। तो आपको लग रहा है कि सर फ्रॉम x1 टू x7 हमने लिखा है, सो नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7। हाँ कि ना बेटा, लोग बोलो। नहीं चमका सर? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी तो वैसे ही है, लेकिन एक एक करके आप लोग जवाब देना। कोई बच्चा मुझे बताएगा नंबर ऑफ ए कितना है? नंबर ऑफ ए का मतलब होगा कि वो सारा एलिमेंट जो ए में है। अब बताओ कौन कौन सा होगा? Sir, x1 plus x1 plus x3 plus x6. वेरी गुड, समझ गए आप लोग। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x6। x3 plus वेरी x6 गुड। एन ऑफ बी क्या हो जाएगा? वही होगा सर। एक मिनट में जरा नेमिंग कर देता हूँ इसको। ए बी सी ऐसा है, तो ए जो नंबर ऑफ बी होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 plus प्लस x2 plus x4 plus x7। वेरी गुड। नंबर ऑफ सी बता दो जल्दी से। x1 plus x3 plus x4 plus x5। क्या बात है, क्या बात है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा सर? मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप Sir, x1 plus x2. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इम्प्रेस्ड, नाइस। नंबर ऑफ बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बता दो। Sir, x2 plus x1 plus x4. बी इंटरसेक्शन सी बताना है बेटा। x1 प्लस x4 आएगा, x2 नहीं होगा। नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए बता दो। सर x1 प्लस x3। वेरी गुड बेटा। क्या लास्ट वाला पार्ट आप लोग बता सकते हो? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा जो तीनों में ही प्रेजेंट है? सर x1। x1. क्या बात है, क्या ही तो बात। वेरी गुड। चलो एक काम करते हैं कि हम इसको दोबारा लिखेंगे नहीं, मैं आपको कॉमन सेंस से बता रहा हूँ कि क्या आंसर आपका बी है।
आपको समझ में आ रहा है कि सर A इंटरसेक्शन B माइनस में आएगा, जिसके चलते जो भी होगा अंदर वाले साइन माइनस में हो जाएंगे, हाँ कि ना जल्दी बोलो। Yes, sir. Very good. तो अगर वो माइनस में आएगा तो मैं बोल सकता हूं कि सर नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ C, ध्यान से समझो, मैं इसको वापस से लिख कर नहीं समझ रहा हूं, मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट करूंगा कि नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ C में अब ध्यान से देखो, दो बार x1 आ रहे हैं, दो बार x2 आ रहे हैं, देखो यहाँ पे भी 2 बार x2, x3 भी 2 बार, x4 भी 2 बार, x5 एक बार है, x6 एक बार है और x7 एक बार है। सब दो बार नहीं आ रहे हैं, x1 एक बार आया, x2 एक बार आया, x1 2 बार, x2 2 बार यहाँ पे, और x3 भी 2 बार, x4 भी 2 बार, x5, x6 और x7 एक बार है। ठीक सर x1 तो 3 बार है। 3 बार है, चलो 3 बार है, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल ही हो जाएगा वो, डोंट वरी, कैंसिल होगा ही। अच्छा, एक बात तो क्लियर है सर कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B है, नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C है, नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन A है, उसके एलिमेंट्स माइनस में हो जाएंगे, हाँ कि ना बोलो। यस सर। तो Yes, माइनस sir. में होगा तो सर Yes, sir. A इंटरसेक्शन B, जो A इंटरसेक्शन B है वो x1 माइनस में, x2 माइनस में अपने ऊपर वाले प्लस को काट देगा, बोलो यार। यस सर। Yes. नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C में x1 और x4, अगेन x1 और x4 माइनस में आएंगे, जब आप यहाँ पे लिखोगे तो x1 और x4 ढूंढ के इधर कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया। अगेन x1 और x3 कैंसिल करना है आपको, x1 और x3 ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, x1 और x3 कैंसिल हो गया, लेफ्ट क्या हुआ, x2, जो बच गया मैं उसको लिख रहा हूं, यहां से बचा है आपका x2, x3, x6, x4, x7, x5 और यहां पे बचा x1, क्योंकि प्लस में है, देखो ध्यान से। क्या मैं बोल सकता हूं कि सर जो एलिमेंट्स हमको बचे वो थे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, हाँ कि ना बोलो। यस सर। क्या वही हुआ, एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम हो गए। यस सर। By using Venn diagram we can solve each problems, हर एक प्रॉब्लम को हम वेन डायग्राम में solve कर सकते हैं। Now look at this question, the word problem, most of the student get confusion word problem, और ध्यान रखना कि वर्ड प्रॉब्लम ही फेमस है। अगेन देखो कैसे इसको चुटकी में सॉल्व करते हैं कि इन क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 16 पास्ड इन मैथ्स, 12 पास्ड इन फिजिक्स एंड 9 पास्ड इन बोथ। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ, जो दोनों में ही फेल, उसको बताना। अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम वेन डायग्राम। कितने सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स है ना, कौन कौन से सर, एक सब्जेक्ट हो गया मैथ और दूसरा सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि सर आप जो सेट बनाओगे सिर्फ 2 ही का बनाओगे, मींस आपका एक एलिमेंट रहेगा मैथ्स के लिए, एक सेट रहेगा और दूसरा सेट रहेगा फिजिक्स के लिए। सर इंटरसेक्शन क्यों लिया, क्योंकि दोनों में ही पास हुए हैं, तो दोनों जब आ जाएंगे तो कॉमन पार्ट आएगा, कुछ कॉमन पार्ट आएगा तो हमको सर्कल को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, पक्की बात है। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि ये जो सेट है आपका मैथ्स का है और ये जो सेट है आपका फिजिक्स का है। मैंने आपको क्या ट्रिक क्या बताया था कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कॉमन पार्ट, ऑलवेज। कॉमन पार्ट कौन सा है, यही हुआ, और कॉमन पार्ट में आप फेल पास का छोड़ दो, जरूरत ही नहीं है। आप सोचो 9 पास इन बोथ, तो यहाँ पे 9 हो गए और 9 हो गए। मैथ्स में टोटल कितने थे, 16 थे, टोटल 16 थे और मैंने 9 मैथ में ले लिया, तो बचे कितने, 7 ही। टोटल यहाँ पे 12 थे फिजिक्स में, 9 मैंने ले लिया है, ऑलरेडी देख रहे हो ना, कॉमन पार्ट में मैंने लिया है, तो कितने बच जाएंगे बताओ बेटा, टोटल 12 ही है ना यहाँ पे, 5 कैसे बच जाएंगे, 3 बच जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बोथ, दोनों में ही फेल हुआ है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दोनों में पास नहीं हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट ही पूछा जा रहा है ना, समझो बात। हु फेल्ड इन बोथ, आपने जो रिप्रेजेंट किया है डायग्राम, वो तो पास का किया है, तो इसका मतलब यही हुआ कि सर कॉम्प्लीमेंट इसका ले लो। अब इस पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे
या मैं इसको और प्रिसाइजली बोल सकता हूं कि सर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है आपको, या पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट लो। तो टोटल कितने थे? 9, 3 12 और 7 19। 19 तो पास हुए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who passed their exam, कितने हैं टोटल बता दो जल्दी से। 7 30. 9 + 3 19 टोटल कितने थे? 30। देयरफॉर फेल्ड स्टूडेंट कितने आएंगे? नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज इक्वल टू टोटल माइनस जितने पास हुए। 19 पास हुए, 13 में से तो ऑब्वियस बात है बाकी के बच्चे भी फेल हुए रहेंगे। तो मैं बोल सकता हूं सर 30 में से 19 को माइनस कर दो, 11 आंसर है आपका। हाँ या ना बोलो जल्दी, नहीं चमका सर। Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड 20। ये मैं सोच रहा हूं आपको टास्क दे दो। Now this is something you have to focus on. Find the maximum and minimum percentage of people who eat both. Maximum and minimum percentage. Now take this question as a homework. We'll discuss in next lecture. But at least spend some time on this question. Make your hand dirty. कुछ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको अलाउ करूंगा। दिस इज समथिंग। हाँ, मैं कौन से स्लाइड पे था? ये हो गया है, हाँ यहाँ पे था 21 22। A class has 175 students. The following data shows the number of students opting one or more subject. Number of student का मतलब opting one or more subject means या तो एक उन्होंने ऑप्ट किया है या तो उससे ज्यादा भी किया है। सो मैथ्स में 100 ऐसे बच्चे थे जो मैथ्स लिए रहेंगे, या तो मैथ्स फिजिक्स दोनों लिए रहेंगे, या तो तीनों के तीनों लिए रहेंगे। फिजिक्स मैथ्स 100 लिया, फिजिक्स 70 लोग लिए, केमिस्ट्री 40 लोग लिए, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड ओनली मैथ्स, ओनली फिजिक्स, नन ऑफ 3। नाउ सी द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन। ओनली मैथ्स, मेरे को मैथ्स ऑप्ट करने वाला बच्चा नहीं चाहिए, मुझे वो बच्चा चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स लिया है। मुझे वो स्टूडेंट फाइंड करना है जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही ऑप्ट किया है। एंड थर्ड वन इज, मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो तीनों ही ऑप्ट नहीं किया है। अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेन डायग्राम। अब देखते जाना वेन डायग्राम का कमाल क्या है। एक्चुअली में वेन डायग्राम कहां पे यूजफुल है? देखो क्वेश्चन का कैपेसिटी देख रहे हो, अगर मैं लिख दूं तो मेरा आधा पेज ऐसा ही चला जाएगा। 4 लाइन का पक्की बात है ना, 4 से 5 लाइन लेने वाला है। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रहा मेरा मैथ्स के लिए बना दिया मान लो, ये मैंने फिजिक्स के लिए बना दिया, और ये मैंने केमिस्ट्री के लिए बना दिया। ठीक, सॉल्व करते हैं। एक बार लिख देता हूं मैं कि मैथ्स कौन सा है। आप वेन डायग्राम इजीली बनाओगे वो देखो आप, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगेन आई विल से कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट कॉमन पार्ट, जो तीनों ही लिए रहेंगे। तीनों कितने बच्चे लिए हैं? मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों, ये केमिस्ट्री 18 स्टूडेंट्स हैं जो ऑप्ट किए हैं। ठीक है, 18 स्टूडेंट, क्या तीनों का यही कॉमन पार्ट है? 18 हो गए। ये वैसे बच्चे हैं जो मैथ्स में भी आए, फिजिक्स में भी आए और केमिस्ट्री में भी आए। फिर मुझे कौन सा लेना पड़ेगा? सेकंड पे। अब देखो 3 पार्ट का तो ले लिया ना, जो तीनों में कॉमन था उसका ले लिया। अब जो दो में कॉमन होगा उसको हम लोग लिखने वाले हैं। सो दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, यहां से चलते हैं। जो मैथ्स और फिजिक्स में कॉमन है वो 30 स्टूडेंट्स हैं। देखो ध्यान से कि मैथ और फिजिक्स जो दोनों में कॉमन है। नाउ आई एम हाईलाइटिंग द एरिया जो मैथ और फिजिक्स में कॉमन था। ध्यान से समझना, जो मैथ और फिजिक्स में कॉमन था
वो ये पूरा एरिया था, पूरा का पूरा ये टोटल एरिया था। अब क्योंकि आप इसमें 18 लिख दिए हो और टोटल के टोटल 30 ही थे, तो बचने वाला जो पार्ट होगा वो कितने का होगा, कोई बताएगा मुझे? 12। Very good. 12 का 12 का। अब यही चीज था जो ध्यान देना था आपको, कि आपने 18 तो लिख दिया है, मैथ और फिजिक्स में 18 तो ऑलरेडी आ गए हैं, टोटल 30 है, तो आपको 12 भी लिखना पड़ेगा। मैथ एंड केमिस्ट्री में 28 है, क्या मुझे बता सकते हो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ मैथ और केमिस्ट्री में? 10। 10। वेरी गुड। नाउ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बताओ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये दो सर्कल को देखना है। 18 लिख दिया है, टोटल 23 है शायद, यस 23। 5 सर, 5 रहेगा। क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से किए थे? तीनों कॉमन पार्ट से, फिर दो दो कॉमन पार्ट पे देखे, और ध्यान देना है कि जब आपने ये 18 लिखा और टोटल 30 ही थे, तो मुझे 12 भी लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। फिर क्या करते हैं हम लोग? सिंगल सिंगल लिखते हैं। 100, 70 एंड केमिस्ट्री। मैथ्स में टोटल कितने आ गए बेटा? 100। टोटल तो 100 है ना, आप मैथ्स में टोटल भी कितना लिए? 70 आएगा। 30 लिख दिया ना आप लोगों ने, 30 लिख दिया, यस 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 सर। 40 लिख दिया, 40 लिख दिया, तो कितना आएगा यहाँ पे? 60 ही आएगा। 60। लेकिन देखो ये प्रूफ से कहीं ना कहीं ये सिमिलर है प्रूफ से, कि जो हम x1 x2 x3 x4 लिख रहे थे टोटल सेट के लिए, वही चीज है यहाँ पे। फिर फिजिक्स में टोटल 70 स्टूडेंट थे और मैंने कितने का लिख दिया? 35 लिख दिया। 35। वेरी गुड। एंड केमिस्ट्री में टोटल 40 स्टूडेंट हैं और मैंने कितना लिख दिया है? 28 और 5 33 लिख दिया, तो 7 ही आएगा। 33। यस सर। अब पूरा का पूरा डायग्राम, अब एक एक करके जवाब देते हैं। पहला पूछा है कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड ओनली मैथ्स। ओनली मैथ्स का मतलब कि मुझे वही स्टूडेंट चाहिए जो सिर्फ मैथ लिया है। क्या ये डायग्राम देख के बता सकते हो आप लोग? 60। वेरी गुड, 60 आंसर आएगा इसका, क्या बात है। क्या ओनली फिजिक्स का बता सकते हैं आप लोग? 35। 35। क्या ही तो बात, नॉन ऑफ 3, कोई लिया ही नहीं। अब बताओ 5। कैसे बेटा, आपने कैसे सॉल्व किया इसको? कोई लिया ही नहीं का मतलब टोटल स्टूडेंट कितने थे बेटा बताओ? 175 टोटल थे। यस सर। ये जो मैं सर्कल में जितने भी स्टूडेंट को लिखा हूं, वो एक्चुअली में वो स्टूडेंट है जिन्होंने कुछ ऑप्ट किया है, 2 किया है, 1 किया है, या तीनों का तीनों किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज आर द स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड देयर सब्जेक्ट। अब जो नहीं लिया वो कौन होगा? जो इनका कॉम्प्लीमेंट होगा, जो सर्कल में नहीं आया रहेगा। नाउ वी कैन चेक बाय एडिंग दिस ऑल, कि सर कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐड कर लेते हैं ना। 60, 70, 80, 90, 100, 110, 140 एंड 107, 147 समथिंग आएगा। इधर 35 और 38 आएगा समथिंग, चेक कर लेना आप लोग। 38 आएगा समथिंग। मैंने क्या किया? ऑब्वियस बात है कि मैं पूरे को ऐड किया है और 175 से माइनस कर दिया है, टोटल फेलियर स्टूडेंट आ गए। सर 28 28 आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके, नो इशू। 28। आई होप कि आपको सेट थ्योरी समझ में आ गया रहेगा। यस सर। नाउ Yes, स्टार्ट sir. टेकिंग Yes. स्लाइड, स्टार्ट टेकिंग स्क्रीनशॉट ऑफ स्लाइड। Now hide all the things from your screen. Only screen visible होना चाहिए आपका। Start taking. Done? यस सर। Yes sir. Next. Yes, sir. Next. Done, sir. Next. Yes, Yes, sir. sir. Next. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Properties of intersection. Yes, sir. Next. Done sir. If you will miss any page, just Yeah. refer the number of page. Done, sir.
Page number 9 done. Difference of set. Okay. Moving to the next page. Sorry, don't take screenshot. ये ले लिया. Difference of set हो गया. 10 पे आ जाओ. Actually, I'm taking your physics subject. Yes, sir. Do fast, please. Done, sir. Done, sir. 12, Done, sir. Done, sir. 13, Done, sir. 14. Done, sir. Sorry. 14 is missed. 14. 14 is a homework. We have to take a screenshot. Obvious बात. इसको तो छोड़ेंगे नहीं. Yes, sir. 15, Done, sir. 16. Done, sir. 16 बेटा. Yes, sir. 17, Yes. 18, Yes, sir. Done. Done, sir. 19, Done, sir. 20, Done, sir. Done. 21 is blank, so we can jump to 22. Sorry, 22. Yes, 22. Done, sir. 23. इसका solution. Yes, sir. 24. ये सब होमवर्क है ना. मैं लास्ट में जितना भी छोड़ा हूँ सब होमवर्क है. आप लोग इसको सॉल्व करके आना. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस भी करेंगे. डोंट वरी. बट Done, आप sir. अटेंड करना है sometime. 25. This one is easy. Done, sir. 26. Blank. 27. And this is last. I. Done, sir. 28 is blank. Okay. Now. हेलो सर, आप कर लेना तो मुझे बता देना. हाँ हो गया. है भी है. Sorry sir for your. नहीं, मैं खुद अभी क्लास लेटली वहां से भी छोड़ के अभी आया हूँ. मतलब लेट हो गया तो वहां से. फिर अच्छा हुआ मैं बच्चे लोगों को पढ़ा दिया. बेटा आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. है पूरे लेक्चर से आप प्लीज पूछ लें, क्लियर कर लें. I'm giving you 2 to 3 minutes just to think whether you have doubt. No, sir.